नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर पीएम मोदी आज वर्चुअली संवाद करेंगे। वाराणसी के बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए जीत के टिप्स भी प्रधानमंत्री देंगे। दूसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। घरेलू हिंसा की पीड़िता को 2 से 4 लाख रुपए की सहायता राशि के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। नई आबकारी नीति भी कैबिनेट में, इस पर भी चर्चा होगी। तीसरी बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। एसीजेएम के एफआईआर दर्ज नहीं होने के आदेश को दी चुनौती। 3 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। चौथी और अंतिम बड़ी खबर मिलेंगे जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ आज सभी जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक लेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर होगी बैठक। नमस्कार, बढ़ेंगे खबरों में आगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सामने नमो ऐप के जरिए वर्चुअली संवाद करेंगे। इस संवाद को सफल बनाने की जिम्मेदारी भाजपा काशी क्षेत्र के सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। भाजपा काशी क्षेत्र के सोशल मीडिया और आईटी सेल के पदाधिकारियों ने कहा कि तकनीक के इस दौर में कोरोना संक्रमण के बीच ज्यादा से ज्यादा लोगों से संवाद के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। 11 बजे से पहले बूथ लेवल कार्यकर्ता नमो ऐप के जरिए अपने सवाल और सुझाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा सकते हैं। भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री से संवाद में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ ही पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से जुड़ने का आह्वान किया गया। सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की बातों को सुने और उस पर अमल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत सुनिश्चित कराए। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बताया कि संवाद के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आईटी और सोशल सेल के पदाधिकारियों के लिए चर्चा की जा चुकी है। यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अखिल जी, पीएम मोदी नया जीत का मंत्र देते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया जो लोग हैं, या ये यूं कहे कि सोशल मीडिया की जो इनकी टीम है, बीजेपी की सेल जो है, उस पर जिम्मेदारी अब जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। देखिए, जिस तरह कोविड को देखते हुए कहीं न कहीं जो जनसभाएं रही हैं, चाहे वो रोड शो है, वो उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो हालांकि वर्चुअल रैली को लेकर कहीं न कहीं पूरी तरीके से फोकस बीजेपी का रहा है। हालांकि आज जो होगा वो प्रधानमंत्री जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव का जीत का मंत्र देंगे और वो केवल वर्चुअली करेंगे। हालांकि इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और आईटी सेल पर है, क्योंकि पहले से इन लोगों ने अपना आईटी सेल को बहुत मजबूत रखा है इस मामले में, तो सोशल मीडिया में, तो इसलिए वो सभी कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के लेवल के जो इनके कार्यकर्ता है वो संवाद करेंगे। हालांकि नमो ऐप के जरिए ये वर्चुअली संवाद होना है और इस संवाद को सफल बनाने की पूरी जिम्मेदारी भाजपा के जो काशी क्षेत्र के जो सोशल मीडिया और आईटी सेल है उनके पदाधिकारियों को सौंपी गई है। हालांकि इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री संवाद कर चुके हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की अपील भी की गई है इस वर्चुअली संवाद में सवाल जवाब भी होंगे। प्रधानमंत्री सवाल के जवाब भी देंगे। हालांकि 2022 के चुनाव में ये इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो छठे चरण में चुनाव होना है बनारस अंडर मंडल जो भी पूर्वांचल का है, लेकिन उस संवाद से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस मैसेज आज देंगे और जीत का गुरुबंद देंगे। केंद्र सरकार ने कितने काम किए हैं, राज्य सरकार ने कितने काम किए उत्तर प्रदेश को लेकर और आगे क्या कर रही है केंद्र सरकार, तो इस तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अपने सांसदीय क्षेत्र के सभी वोटरों से जुड़ेंगे और इसके साथ साथ प्रदेश भर के लोगों से भी। ज्यादातर फोकस उन्होंने बनारस पे किया है, पूर्वांचल पे किया है। निश्चित तौर पे वो सवाल जवाब भी लेंगे और सवालों के जवाब भी देते नजर आएंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी क्या कुछ खास इस संवाद में रहेगा, क्या कुछ वो बयान करते हैं और कितने सवालों को जवाब देते हैं। हालांकि 2022 का जो छठा चरण का चुनाव है वो पूर्वांचल में जहाँ बनारस आता है। हालांकि पहले प्रथम चरण के चुनाव के अब शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद दूसरे फिर तीसरे, अब दो स्टेटों अगर देखा जाए तो 2 चरण के चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा भी बीजेपी ने कर दी। हालांकि तीसरे चौथे की मंथन कल देर रात तक बीजेपी तब तक में चला गया। हालांकि आज भी बैठक होगी और उसके बाद तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी होगी। उसको लेकर भी जो चिंतन और मंथन कार्य जो है भी जारी है दिल्ली में। प्रधानमंत्री भी उस पर फैसला करेंगे। उसके बाद वो आज संवाद भी करेंगे और संवाद करते हुए वो
अपने क्षेत्रवासियों से भी जुड़ेंगे और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से काशी के जो आईटी सेल उसको दी गई है। हालांकि बनारस में सीधा मोटिव मुद्दा रहा कि पूर्वांचल है, तो पूर्वांचल को कैसे जीतना है, इसको लेकर कहीं न कहीं आज आज पीएम मोदी जो है वो अपने संसदीय क्षेत्र के वासियों को और आईटी सेल को और अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को देते नजर आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, बढ़ेंगे खबर में आगे, जहां पर शिवराज कैबिनेट की आज बैठक है। घरेलू हिंसा की पीड़िता को 2 लाख से ज्यादा 4 लाख रुपए की सहायता देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के खाली पद पीएससी से भरने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। नई आबकारी नीति पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग में 15 पद 1 जनवरी से 30 जनवरी तक का जब किए जाने का प्रस्ताव है। अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम घुमंतु करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक है। दो लाख से लेकर 4 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जा सकती है। नई आबकारी नीति पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम घुमंतु करने पर भी मुहर आज लग सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज है और इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज कैबिनेट बैठक है जिसपे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी और जो महत्वपूर्ण विषय है उनको कहीं ना कहीं चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आबकारी नीति 2022 और 23 की बात की जाए तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो प्रस्ताव है वो रखा गया है और उस पर चर्चा के बाद उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार अब आबकारी नीति पर विचार कर रही है कि जो विदेशी मदिरा शराब की दुकान है उस पर कहीं ना कहीं देसी शराब की दुकान भी बिके और यह हो सकता है कि जो देसी शराब की दुकान है उस पर विदेशी जो शराब है वो कहीं ना कहीं मिले, जिसको लेकर विचार किया जा रहा है। साथ ही बात की जाए आबकारी नीति की तो आबकारी नीति के तहत जो छोटे समूह है, जो छोटी शराब की दुकान है, कहीं ना कहीं ऐसे ठेकेदारों को नवीनीकरण के लिए प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिससे जो शेष दुकान है कहीं ना कहीं उनको भी नीलाम कर दिया जाएगा। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी के चलते बात की जाए घरेलू हिंसा की तो घरेलू हिंसा में जो पीड़ित है उनको कहीं ना कहीं योजना के तहत जो सहायता राशि है, ऐसे 18 प्रस्ताव है जिसको महिला बाल विकास के द्वारा कहीं ना कहीं आज जो है वो मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए मुख्यमंत्री की तो मुख्यमंत्री ने पहले ही कह चुका है कि महिलाओं के लिए और महिला बाल विकास की तमाम जो योजना है उनको महत्वपूर्णता और प्राथमिकता से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार लेगी। क्योंकि बात की जाए जिस प्रकार से घरेलू हिंसा से पीड़ित नई सहायता योजना की जाएगी, महिला बाल विकास ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। इसके तहत पीड़ित को शरीर के किसी भी अंग की यदि क्षति 40% से कम होने पर 2 लाख रुपए और इससे अधिक होने पर 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि
जाएगी वो दी जाएगी। साथ ही बात की जाए प्रदेश की, तो प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते बात की जाए ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी है उनकी कहीं ना कहीं भर्ती पर आज जो प्रस्ताव है उसको रखा जाएगा और उन प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, जिससे मध्य प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके के जो स्वास्थ्य जो अस्पताल है उनमें कहीं ना कहीं स्टाफ बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर मुहर आज लग सकती है, लेकिन एक अहम खबर यह भी है कि जो पीड़िताएं हैं, जो घरेलू हिंसा से पीड़िताएं हैं, उनको लेकर भी आज एक प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। क्या है वो प्रस्ताव? अंशुल, बात की जाए जो घरेलू हिंसा में जो पीड़ित जो महिला है उनको महिला बाल विकास योजना के तहत कहीं ना कहीं ये जो योजना का जो लाभ है वो मिलेगा, क्योंकि बात की जाए 18 प्रस्ताव रखे जाएंगे आज कैबिनेट में जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रस्तावों की बात की जाए, घरेलू हिंसा में जो पीड़ित जो महिलाएं हैं, यदि उनके जो अंग है वो 40% से कम क्षतिग्रस्त पहुंचते हैं, क्षति पहुंचती है, तो उनको 2 लाख रुपए, और यदि उससे अधिक उनके शरीर के अंग में यदि क्षति पहुंचती तो उनको 4 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो सरकार द्वारा दी जाएगी। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सुरक्षा और महिला आत्मनिर्भर की बात करते नजर आते हैं। और बात की जाए योजनाओं की, तो तमाम योजनाओं को कहीं ना कहीं आज महत्वपूर्ण जो योजना है उनको कहीं ना कहीं स्वराज कैबिनेट जो है अहम प्रस्ताव पारित करेगी। जी नीति पर भी कुछ विचार विमर्श हो सकता है। नई आबकारी नीति को लेकर क्या कुछ विचार हो सकता है? विवेक, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा लगता है संपर्क जो है वो टूट गया है। संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी दे सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर बातचीत जो है वो हो सकती है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी गई है और इससे सुनवाई की 3 फरवरी होगी। और यूपी विधानसभा के चुनावी माहौल में एक बड़ा मामला बन सकता है। अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है और इसके तहत मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी जारी करने का इनकार कर दिया था। इसके साथ ही धारा 156(3) के तहत अर्जी दाखिल कर दी थी। और आपको बता दें कि दिवाकर नाथ त्रिपाठी की अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने भूपेन्द्र पांडे ने बताया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा मध्यमा विशारद डिग्री स्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है और यह गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि केशव प्रसाद इस बार सराथू सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उसके पहले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज की एक एसीजेएम कोर्ट में भी सितंबर 2021 में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि तब एसीजेएम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर त्रिपाठी की ओर से दाखिल अर्जी में फर्जी डिग्री लगाकर 5 चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप था। अर्जी में फर्जी डिग्री के आधार पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2007 में शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और इसके बाद 2022 में सराथू से भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। फूलपुर लोकसभा से भी 2014 में चुनाव लड़ा और एमएलए भी चुने गए। दिवाकर त्रिपाठी ने इससे पहले स्थानीय थाना एसएसपी से लेकर यूपी सरकार और केंद्र सरकार को विभिन्न मंत्रालयों में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, एक नया मोड़ जो है वो चुनाव को देखते हुए सामने आया है, जिसमें डिप्टी सीएम की अब डिग्री पर विवाद हो गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी? अकील जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम की डिग्री पर विवाद हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।
एसीजेएम के एफआईआर दर्ज नहीं करने पर आदेश को चुनौती यहां पर दी है। 3 फरवरी को हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। डिप्टी सीएम की डिग्री का मामला अब हाईकोर्ट पहुंचा है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसीजेएम के एफआईआर दर्ज नहीं करने के आदेश को चुनौती यहां पर दी गई है। 3 फरवरी को हाईकोर्ट के मामले में सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम की डिग्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। और यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, डिप्टी सीएम की डिग्री का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है, विवाद क्या है पूरा? देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो डिग्री का मामला वो काफी पुराना चल रहा है। इसे को लेकर कहीं न कहीं विपक्ष भी बहुत ज्यादा हमलावर हुआ था। हालांकि अब ये मामला देखा जाए तो हाईकोर्ट पहुंच गया और सीजीएम के एफआईआर दर्ज नहीं करने के आदेश की चुनौती भी दी गई है। हालांकि 3 फरवरी को इसकी सुनवाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। हालांकि निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है और इनको लेकर कहीं न कहीं राजनीति बहुत पहले से चल रही है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार सफाई भी दी है। हालांकि अब चुनाव है तो चुनाव के ऐसे समय में इस मुद्दे को उठाना कहीं न कहीं विपक्ष को फायदेमंद हो सकता है। इसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष पूरी तरीके से घेर रहा था। हालांकि याची का कहना है कि सब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयागराज ने जो भूषण पांडे जो थे उन्होंने ये जानकारी दी थी कि साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथम माध्यमिक जो डिग्री थी वो स्कूल के सबक मान नहीं है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, तो ऐसे में ये गैर कानूनी होता है और अपराध की श्रेणी में आता है। तो उल्लेख किया गया था कि केशव प्रसाद मौर्य इस बार भी सीराटू जो सीट है उनसे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं ये सर्टिफिकेट फिर से लगाया जाएगा। इसको लेकर प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट पर कहीं न कहीं इसकी चूंकि बरी कर दिया गया था। इस मामले को लेकर अब जिस तरह कोर्ट में फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया हाई कोर्ट का, इसमें देखने वाली बात होगी कि 3 फरवरी को क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि उसके बाद इनका नॉमिनेशन है, जिस तरह वो प्रयागराज में ही वो मंडल में ही उनकी सीट आती है। तो ऐसे में अब बहुत कम समय चुनाव में बचा है, जिसको लेकर फर्जी डिग्री के आधार पर फिर से उसी तरीके से राजनीतिक शुरू हो गई है। हालांकि अभी कोर्ट के अधीन है और कोर्ट इसका क्या फैसला करता है, उसमें क्या कुछ सुनवाई करती है, उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन हालांकि इस मामले में पूरी तरीके से विपक्ष जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कहीं न कहीं साथ में भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आ रही है। बिल्कुल अकील जी, लेकिन डिग्री मामला है, इससे पहले भी इसके लिए का याचिका जो है वो दाखिल की गई थी, लेकिन फिर इससे पहले भी खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसी पर विवाद उठ रहा है। देखिए, चुनाव है तो चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं एक एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश विपक्ष करेगा। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेजी से विपक्ष इस पे सरकार पर हमलावर भी हो रही है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी देखने को मिला था कि 2007 का ये मामला था जब शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से 2 बार जो विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य खुद इसी मार्कशीट पर लड़ चुके हैं। इसके बावजूद भी 2012 में सिराजपुर में भी विधानसभा जो चुनाव था उसमें भी उस सीट से उन्होंने लड़ा था। उसके बाद फूलपुर से जब लोकसभा चुनाव 2014 में हुआ तो भी उन्होंने इसी सीट से उन्होंने लड़ा और एमएलसी भी चुने गए थे। हालांकि इस मामले को लेकर कहीं न कहीं कई बार इस मामले को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हुआ था। हालांकि देखिए, दिवाकर त्रिपाठी ने इससे पहले भी स्थानीय थाना एसएसपी एक से लेकर और यूपी सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय जैसे उसमें उसे प्रार्थना पत्र की कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि अब चुनाव है और चुनाव के दौरान इस कम समय में फिर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो फर्जी सर्टिफिकेट उसको लेकर कहीं न कहीं बनाने की कोशिश की जा रही है। चलिए अकील जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज बड़ी बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष जिला प्रभारियों की बैठक होगी। सदस्यता अभियान, बूथ, मंडलम सेक्टर, पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। 11 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में ये बैठक शुरू होगी। तो एक बड़ी बैठक पीसीसी चीफ कमलनाथ लेने वाले हैं। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एक बड़ी बैठक लेंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ लेंगे बड़ी बैठक। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति।
प्रदेश कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष जिला प्रभारियों की बैठक होगी। सदस्यता अभियान बूथ पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा भी होगी। 11 बजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के निवास में यह बैठक शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस की तो कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार जो बैठकों का दौर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, तो कमलनाथ ने आज अपने निवास में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बात की जाए मंडलम की बात की जाए और बात की जाए और जो जिला में जो कार्य समिति है उनकी, और बात की जाए जिला अध्यक्षों की, तो तमाम लोगों की यहाँ पे बैठक बुलाई गई है। जिसमें एक चीज तो पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में जब भी होंगे उसके लिए रणनीति तैयार की जाएगी। क्योंकि बात की जाए कुछ दिन पहले की, तो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में यदि 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। और अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि प्रदेश सरकार के चलते मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हैं वो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आज बड़ी अहम बैठक कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है। और बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ के निवास में ये जो बैठक है वो कुछ घंटों बाद यानी करीब 11 बजे ये चालू हो जाएंगी, जिसमें कांग्रेस के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। पूर्व मंत्रियों की बात की जाए, विधायकों की बात की जाए और बात की जाए जिला अध्यक्ष, मंडलम में जो अध्यक्ष है वो सभी मौजूद रहेंगे। पंचायत चुनाव पर रणनीति तय की जाएगी। साथ ही बात की जाए 2023 के चुनाव की, तो 2023 के चुनाव को लेकर बात की जाए, मंडलम की बात की जाए और जिला अध्यक्षों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनको जवाबदारी दी जाएगी किस प्रकार से 2023 की जो तैयारी है वो शुरू की जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी और बड़ी बैठक पे निकल के सामने आया था कि जो मोर्चे के जो पदाधिकारी हैं, यानी जो कांग्रेस की जो अलग अलग विंग्स हैं, एनयूसीआई की बात की जाए, युवक कांग्रेस की बात की जाए, महिला कांग्रेस की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रदेश अध्यक्षों को जवाबदारी दी गई थी। और जवाबदारी देने के बाद 1 साल का जो पूरा फीडबैक है वो कमलनाथ ने लिया था और आगे का जो योजना है, कहाँ कहाँ किस किस समय जो प्रदर्शन है वो किए जाएंगे, उसकी भी कमलनाथ ने जानकारी ली थी। तो ऐसी संभावना जताई जा रही कि पंचायत चुनाव को लेके तो ये जो बैठक है बड़ी अहम मानी जा रही, जिसमें पंचायत चुनाव को लेके रणनीति तय की जाएगी कि प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, वो कैसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मगर बात की जाए 2023 के विधानसभा चुनाव की, तो 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तय की जाएगी। साथ ही प्रदेश सरकार की जो नाकामी है उसको बताने के लिए लगातार कांग्रेस के द्वारा जो अभियान है वो भी चलाया जा रहा है। मगर बात की जाए सदस्यता अभियान की, तो सदस्यता अभियान में किस प्रकार से फोकस कर रही कांग्रेस पार्टी और कितने अभी तक जो नए जो युवा सदस्य जुड़े हैं कांग्रेस में, उसको लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा और किस प्रकार से कांग्रेस की विचारधारा से जो कार्यकर्ताओं को जोड़े, साथ ही जो नए कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल किया जाए, जिसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चलाया था उस पर एक टारगेट डिसाइड किया गया था कमलनाथ के द्वारा कि 25 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान से जोड़ना है। तो उसके लिए भी ये जो बैठक है बड़ी अहम मानी जा रही है। अंशुल जी, बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पहले से ही रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ एक बड़ी बैठक का आयोजन भी आज कर रहे हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।